गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज शुरुआत करते हैं हम अपना चैप्टर जो कि है हमारा केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस क्लास 10th का। तो हम आज पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी कि ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जैसे कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें इस तरफ रिएक्टेंट है और इस तरफ प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ही एटम जो होंगे बराबर होंगे। जेड एन आप देख रहे हो, जेड एन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी जेड एन 1 है। हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। SO4 सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है, SO4 सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब मेरे पास दोनों ही तरफ एटम बराबर हैं। यह इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होती क्या है। जिस प्रकार से एक तराजू होती है, तराजू में दोनों तरफ कुछ वेट रखा होता है और दोनों को इक्वल किया जाता है, उसी तरह से यह बैलेंसिंग भी काम करती है। यहाँ पर देखिए एक अलग डेफिनेशन दे रखी है सिंपल भाषा में, आप इसको याद भी कर सकते हैं। कैसे कि अ बैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of the different elements on both the sides. The points will become more clear from the following examples. तो एग्जाम्पल्स भी आप साथ साथ याद करते चले जाएं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के याद करने से आपको आपका टॉपिक ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने देखी एक एग्जाम्पल बैलेंस इक्वेशन का। अब आप देख लें अनबैलेंस इक्वेशन कैसी होती है। यहाँ पर दी हुई आपको H2 जमा O2 एरो H2O। एक तरफ तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ये तो बराबर है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के दे रखे हैं दो मॉलिक्यूल और इस तरफ राइट हैंड साइड दे रखा है ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों की जो ये बैलेंसिंग जो है इसकी इनकम्प्लीट है, दोनों तरफ का वेट इक्वल नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि विच इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ का वेट बराबर करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर ऑक्सीजन के यहाँ पर नीचे हम 2 लगा दें और यहाँ पर हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार आपको H2O के आगे 2 लगाना पड़ेगा। H2O के आगे 2 लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। पर यहाँ तो 4 हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए आपको हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आगे इसमें शायद बैलेंस करके दिखा भी रखी होगी। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हाँ ये रही। देखिए कैसे आप देख रहे हो, हाइड्रोजन के आगे यहाँ पर 2 लगा दिया गया है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को 2 करने के लिए, बराबर करने के लिए दोनों साइड, यहाँ पर पूरे वाटर के मॉलिक्यूल के आगे 2 लगाया है। आप याद रखें, आप कभी भी पैरों में जो बेस में अपने कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबरों से इनका वेट इक्वल करने के लिए। देखिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बता दूं। ये हम यहाँ थे, अच्छा ये अनबैलेंसिंग आपने सीख ली है। इसकी डेफिनेशन देखें, एन अनबैलेंस इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल मास ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों का मास क्या होगा, अनइक्वल होगा। देखो फिगर 12 में काफ़ी अच्छी जानकारी दे रखी है, आप देखना क्या किस तरह से कि लॉन्च ऑफ स्पेस शटल डिस्कवर लिक्विड हाइड्रोजन बर्न इन लिक्विड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, providing a tremendous amount of energy to lift the shuttle out of the Earth's gravitational field। इसका अर्थ है कि जो शटल लॉन्च किया जाता है, जो पृथ्वी की ग्रेविटी को पार करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम शटल में ईंधन के रूप में जो यूज़ करते हैं वह होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए, बहुत तेज़ गति से इसे बर्न करने के लिए हम इसे लिक्विड ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, जिससे कि इसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले और बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकले। उस ही एनर्जी से जो कि हाइड्रोजन की बर्न होने से निकलती है, इनसुफिशेंट ऑक्सीजन के होते हुए हाइड्रोजन बर्न होती है, तो जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी से हमारा जो शटल है वह लॉन्च हो पाता है, वह आसमान में पृथ्वी की ग्रेविटी को पार करके तभी आगे जा पाता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो ख़त्म किया जा सकता है, ना ही मैटर को पैदा किया जा सकता है। इसलिए
H2O2 H2O, ये जो बैलेंसिंग नहीं, ये सवाल आया कहाँ से, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर हम बैलेंसिंग क्यों करें। देखिए बच्चे, हम देखते हैं कि एक नियम है कि मैटर ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही मैटर को ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ देखें, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ हाइड्रोजन के दो, यहाँ ऑक्सीजन को एक और यहाँ ऑक्सीजन के दो। इसका मतलब आपने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल खत्म कर दिया गया है, जो कि इस सिद्धांत को गलत करता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपका क्या नाम है, डेफिनेशन गलत हो जाती है। तो यह डेफिनेशन गलत ना हो, कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम बना रहे। आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम, आपने पढ़ा होगा कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस तरह से H2O2 एरो H2O, इसे बैलेंसिंग करने की आवश्यकता होती है ताकि दोनों तरफ के एटम्स की संख्या बराबर रहे। आगे, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कहो कि सर इस तरफ तो टोटल काउंट 9 आ रहा है, इस तरफ टोटल काउंट 9 आ रहा है, दोनों बराबर हो गए। नहीं, हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वह आपके राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला एटम है वह आपके राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन एटम के बराबर ही होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए, ऑफ सेम काइंड, ये जरूरी है। आगे, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है वह फॉलो करेगी किसको, द कंजर्वेशन ऑफ मास को। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यह ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। आगे यहाँ लिखा हुआ है, वी वुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड टू बैलेंस इक्वेशन। आप कभी भी किसी भी फॉर्मूले को बदल नहीं सकते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है तो आप पानी का फॉर्मूला यानी कि H2O ही लिखेंगे। आप H2O को बदल नहीं सकते हैं, आपको H2O ही लिखना पड़ेगा। आगे जो हमारे पास है यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स of the equation is called the balancing of equation. If you want to make notes, then you can make notes by this kinds of definitions. इनसे आप notes बना सकते हैं जिससे कि आगे चल के आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए यहाँ मैं आपको एक इक्वेशन, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था किस तरह से बैलेंस होती है। आगे देखिए, टू मेक ए इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर आपको कोई इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनानी है तो उसमें तीन चीज़ें होनी ही चाहिए। पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा हीट चेंज, तीसरा कंडीशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिजिकल स्टेट क्या होती है। हमारे पास कोई भी केमिकल होते हैं जैसे कि जिंक है, हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ दिख रहा है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है। मेरे पास यहाँ पर ये मेटल्स दिखा रखी हैं। तो ये जो मेटल्स हैं इनकी कोई ना कोई स्टेट जरूर होगी, जैसे कि यहाँ पर फिगर 13 में दिखा रखा है कि द पिक्चर शोज द जिंक मेटल इन द फॉर्म ऑफ जिंक। ये जो मेटल है ये जिंक की मेटल है और ये सॉलिड स्टेट में है। क्योंकि ये मेटल सॉलिड स्टेट में है इसलिए Zn के आगे लिखा गया है S। इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक गैस होती है इसलिए इसके आगे लिखेंगे हम G, ब्रैकेट में स्मॉल g। और ZnSO4 है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट यह है एक्वस यानी कि तरल फॉर्म में होता है इसलिए इसके आगे लिखते हैं हम AQ, ZnSO4 AQ। H2SO4 ये भी AQ यानी कि एक्वस। और हाँ एक बात और समझ लें, एक्वस का मतलब क्या है, जिसमें थोड़ा बहुत पानी मिला हो, जो डाइल्यूट हो, दैट इज नोन एज एक्वस। वो आगे देखें, जिसमें थोड़ा बहुत पानी है जो तरल अवस्था में है दैट इज नोन एज एक्वस। आगे हम यहाँ देखते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया। और हाँ यहाँ लिखा हुआ है इंसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड प्रेसिपिटेट। किसी भी इक्वेशन में जो इंसॉल्युबल प्रोडक्ट है वह कहलाता है आपका प्रेसिपिटेट। ये एक समझने वाली इक्वेशन है। अब आप समझ गए होंगे कि S किस लिए यूज होता है। S यूज होता है सॉलिड के लिए, S इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग सॉलिड। और G किसके लिए यूज होता है, G इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग गैस। AQ is used for indicating aqueous. L is used indicating for liquid. L is used for liquid. Yes. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला हमने फिजिकल स्टेट पढ़ लिया है, दूसरा है चेंज टू इंडिकेट द चेंज इन इक्वेशन। इंडिकेट में हमारे इक्वेशन में चेंज होने वाले जो भी, चूँकि हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, पहला था फिजिकल स्टेट, दूसरा हीट चेंज, तीसरा कंडीशन।
तो हीट चेंज दो तरह से हो सकती है, या तो हीट इवॉल्व करेगा या फिर वो हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो इसके लिए मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी थोड़ी देर पहले कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, हमारे प्रीवियस वीडियो में था। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इसमें मेनली आप यह याद कर सकते हैं, ई एक्स लिख रहा है यहाँ पर, ई एक्स यानी कि एग्जिट, और टी एच ई आर एम आई सी थर्मिक, थर्मिक यानी कि हीट, जो हीट निकाले दैट इज एक्सोथर्मिक, और जो हीट ले दैट इज एंडोथर्मिक, जो हीट ले दैट इज एंडोथर्मिक होता है। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या होते हैं। और हाँ, एक बात और, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के साथ आप इन इक्वेशंस को भी याद कर लें। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 प्लस हीट, ये एक एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक का। वो इस इक्वेशन में हो क्या रहा है हम ये देख लेते हैं। जैसे कार्बन है हमारे पास, कार्बन को जब बर्न किया जाता है, इसे जलाया जाता है, तो जलेगा कब, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलेगा। इसका मतलब कार्बन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एंड प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट निकलती है जब भी कार्बन जलता है। आप यहाँ देख रहे हो फिगर 14 में कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल बर्न टू प्रोड्यूस हीट, सो द बर्निंग ऑफ कार्बन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ आगे दे रखी है मिथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। इसका मतलब ये मिथेन है, पहले तो आप ये देखें। और हाँ, ये याद कर लें, बहुत बार आपके एक नंबर में बन जाता है कि नेचुरल गैस क्या है, इसका आप केमिकल नेम बताओ। तो नेचुरल गैस इज मिथेन, नेचुरल गैस होती है मिथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेम मिथेन पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज मिथेन, फॉर्मूला है इसका CH4। यह नेचुरल गैस वही है, अगर इसको कंप्रेस करके, आपने नाम सुना होगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जो कि आपके वाहनों में इस्तेमाल होती है, वाहनों को चलाने के लिए। तो ये देख लें, जब मिथेन बर्न होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, मिथेन CH4 जब बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज़ बर्न होगी या जलेगी तो वह ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करेगी ही करेगी। और यहाँ पर आगे जब बर्निंग के बाद जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, जो एलिमेंट प्रोड्यूस होंगे दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी क्योंकि कोई चीज़ बर्न हो रही है और बर्निंग के समय हीट प्रोड्यूस होती है। और आप देखते भी होंगे जब वाहनों में जो CNG वाहन है वह अपने साइलेंसर से वाटर निकालते हैं, दैट इज H2O, आप इस इक्वेशन में देख भी रहे हो। आगे चलते हैं हम। द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक। तो झट जा यार, मेरी वीडियो को खराब कर रही है बीच में आके। मेरी 5 मिनट की मेरी वीडियो रह रही है, इतना सारी खराब करवा दी अब। क्यों ना करवाई यार, बीच बीच में आ रही है तू कती। हाँ, आगे हमारे पास है यहाँ पर द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी नेचुरल गैस बर्न होती है तो सिंपल सी बात, हीट निकलेगी, दैट्स वाई इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे हमारे पास हम आते हैं यहाँ पर, दिस इज अ ग्लूकोज, एग्जाम्पल है ग्लूकोज का। दिस ग्लूकोज व्हेन अंडरगो स्लो combustion by the combining with oxygen in the cells of our body to produce energy in a process called respiration। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते समय हमारे पेट के जो भोजन है जो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, वह ग्लूकोज रिएक्ट करता है हमारे सांस के साथ भीतर गई हुई शरीर में ऑक्सीजन के साथ, एंड प्रोड्यूस करता है एनर्जी, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर जो है आपके शरीर में स्वेट और यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं आपके लंग्स के द्वारा वह बाहर निकलती है। अब देखो, आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दो एग्जाम्पल आपने देखे यहाँ पर, एक तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल था, मिथेन का एग्जाम्पल, और एक और है ये कार्बन का एग्जाम्पल आपने देखा है। तीनों ही इक्वेशन जहाँ पर साइड से जहाँ प्रोडक्ट के रूप में एनर्जी निकल रही है, एनर्जी, हीट एनर्जी, और यहाँ देख रहे हो यहाँ भी हीट निकल रही है। तो चलो अब आगे हम पढ़ते हैं अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शन तो आप, इसकी डेफिनेशन तो आप समझ के होंगे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट अब्जॉर्ब होती है दैट इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रखा है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 2NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इस तरह की इसमें क्या नाम है आपको एलिमेंट्स दिखा रखे हैं। तो अब आप ये भी देखें कि इसमें हीट जो है वह हमारे प्रोडक्ट की तरफ नहीं है, हीट यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ है।
जिससे यह भी पता चलता है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और आप यह भी समझें कि वी आर गिविंग हीट, हम इसको हीट दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, केमिकल रिएक्शंस, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सभी ऐसी रिएक्शंस, सबसे पहले आप समझो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं। भाई ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एक एलिमेंट टूटकर दो से अधिक भागों में टूट जाता है, बढ़ जाता है, वह रिएक्शंस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। ऐसी रिएक्शंस जो कि एक एलिमेंट को तोड़कर दो से अधिक भागों में बांट देती है आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये आप समझ लें। कैल्शियम कार्बोनेट, हीट, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर दो भागों में बांट रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट वही एलिमेंट है जिसे आप संगमरमर भी कहते हैं, जिससे कि शाहजहाँ का ताजमहल बना हुआ है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। आपके दांत भी उसी के बने हुए हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन। अब देखो, फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब कोई पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो वह सूरज की हीट लेते हैं। बिना सूरज की हीट के वह अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में आती है। अब आगे यहाँ पर है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो पानी में इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, पहले समझा देता हूँ आपको। जैसे कि कोई कंटेनर है, कंटेनर के भीतर हमने डाल दिया इसमें शायद एक आध फोटो भी हो इसकी, तो मैं दिखा पाऊँगा आपको, काफ़ी क्लियर हो जाएगा अगर मिल जाए तो मुझे इलेक्ट्रोलिसिस का। एक ठहरो जरा, इलेक्ट्रोलिसिस देख भाई, थोड़ा समय लग रहा है बट मैं आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये रहा ये है पिक्चर इलेक्ट्रोलिसिस का। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें कि दो रॉड लगी हुई हैं, एक को कैथोड एक को एनोड हम बोल रहे हैं। और देखिए यहाँ वाटर है, वाटर में जब यह करंट पास करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वह किस में टूट रहे हैं, वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहे हैं। तो यही आपका इलेक्ट्रोलिसिस है। आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस अब क्या होता है। हम कहाँ थे, हम यहाँ थे जरा ये हमारे हो गए, प्रेसिपिटेट हो गया था, हाँ ये मीथेन अंडरगोज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस आप समझ चुके हैं। ये है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक साइन है जो कि यूज होता है आपका हीट को दर्शाने के लिए। अब आपको हीट को लिखने की जरूरत नहीं है, आप एरो के ऊपर डेल्टा का साइन लगाएं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि KClO3 डेल्टा KCl प्लस 3O2। यहाँ पर पोटाशियम क्लोरेट के जो है सॉलिड स्टेट में जो की है, इसकी रिएक्शन हो रखी है MnO2 कैटलिस्ट का यूज़ करते हुए। हम इसको गर्म कर रहे हैं। KClO3 पोटाशियम क्लोरेट को MnO2 एक कैटलिस्ट क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ। कैटलिस्ट ऐसे पदार्थ जो कि रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, रिएक्शन को पूरी करके बाहर निकल जाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा देते हैं। सच सब्सटेंस आर नोन एज कैटलिस्ट। दिस इज डेल्टा, या डेल्टा है। डेल्टा इंडिकेट करता है साइन हीट को। तो आप समझ गए होंगे इस इक्वेशन से कि KClO3 में कैटलिस्ट MnO2 है जिसे हीट कर रहे हैं, और एज ए प्रोडक्ट हमें मिल रहा है KCl पोटाशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं अपना। मिथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल यह आप बना सकते हैं किससे, फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। किस प्रकार से, बस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों ही गैसेस को आप लीजिए और उसे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर
300 डिग्री सेल्सियस पर, और नीचे जो ये लिखा हुआ है एरो के नीचे आप समझ गए होंगे क्या है, ये आपके कैटलिस्ट हैं ZnO और CrO3, जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट, यह आपके कैटलिस्ट हैं। इन कैटलिस्ट का यूज़ करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को मिथेनॉल में, CH3OH, दैट इज नॉन एज मिथाइल एल्कोहल भी इसको हम कहते हैं। ये आप याद करते चले जाएं। एरो के ऊपर ज़्यादातर कंडीशंस ही लगाई जाती हैं, आप बात ये ध्यान रखें। Green plants make food by photosynthesis. During photosynthesis, carbon dioxide combines with water in the presence of sunlight and the green pigment of light called chlorophyll to make food like glucose and oxygen gases given out. The conditions for the reaction of photosynthesis to take place are the presence of sunlight and chlorophyll. So we can write a chemical equation for photosynthesis along with कंडीशंस एज फॉलोज। ये देखिए फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन दे रखी है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पेड़ है वह CO2 लेता है हवा से और पानी ले रहा है ज़मीन से, सनलाइट आप सूरज से ले रहा है, क्लोरोफिल उसके पत्तों में मौजूद है ही, और ग्लूकोज पैदा कर रहा है जो कि उसके फ्रूट्स में मिलता है ज़्यादा बड़ी मात्रा में, और ऑक्सीजन जो कि वह निकालता है अपने स्टोमेटा से, अपने रंध्रों से। हिंदी में बताऊँ तो आपको जो छोटे छोटे छेद होते हैं पेड़ की पत्तियों पर, दैट इज नोन एज स्टोमेटा, वहाँ से निकलती है ऑक्सीजन गैस है। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं, ये रिएक्शन जो है यह इंडिकेट करती है फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को। ये काफ़ी कुछ डिफाइन कर रही है अपने में ही। आपको ये पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज स्टेट में है, हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर लिक्विड स्टेट में, ग्लूकोज एक्वस है, इसमें कुछ मात्रा में वाटर मिला हुआ है, और 6CO2 ऑक्सीजन, और ये आपका ऑक्सीजन है जो कि गैस है, आप सब जानती हैं। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते, जिससे कि आपको बहुत अच्छा होगा समझने में कि किस प्रकार से लिख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को। पहला स्टेप जो है वह कहता है कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। आप इसको वर्ड इक्वेशन में लिख दें। वर्ड इक्वेशन जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मिथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। आपको दिया गया था किस तरह से, आपको मैं इसी एग्जांपल में सैम्पल प्रॉब्लम में आपको पूरा डिफाइन कर दूंगा। ये जो 4 स्टेप हैं पूरे, देखिए किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बैलेंस इक्वेशन बनानी है आपको किसकी, मिथेन बर्न ऑक्सीजन, मिथेन बर्न हो रही है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और बना रही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको करना क्या है कि भाई मिथेन है तो मिथेन लिख देना है, बर्न हो रही है तो बर्न, सिंपल सी बात, ऑक्सीजन उसे चाहिएगा टू फॉर्म, यानी अब बात आगे प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर आगे फॉर्मूला ऑफ मिथेन इज CH4। अब जो फॉर्मूले आपको पता नहीं चाहिए, यानी कि अब आपने जो रिप्रेजेंट किया है, आपने इनको सिंबल फॉर्म में अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन को। मिथेन का सिंबल है CH4, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर का फॉर्मूला है H2O। वर्ड इक्वेशन से आपने कन्वर्ट कर लिया इसको इक्वेशन में, सिंबल ऑफ इक्वेशंस में, सिंबल इक्वेशंस में, ठीक है। अब थर्ड बात आती है इसकी बैलेंसिंग की। बैलेंस कैसे करोगे, देखो कार्बन का एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी आगे, मेरा अंदाजा तो यही कहता है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोजन भी हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। ये आप अपने प्रैक्टिस करना, सैम्पल प्रॉब्लम्स में आपको दिखा रहा हूँ, तो इनका प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे आप सेंड भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID पर या फेसबुक पेज पर। ये सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारी इसमें। मैं ये जो बैलेंस जो इक्वेशंस हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आपके इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप इन्हें कर सकते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अब तक पढ़े हैं, उन पर आधारित है। इन क्वेश्चंस को मैं आपको दूंगा, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपकी स्किल्स को काफ़ी अच्छे बेहतर बनाएंगी। इसके बाद इस चैप्टर को आगे करने से पहले हम एक सेशन करेंगे इन सभी क्वेश्चंस का। तो
तो इसी के साथ मैं आपसे कहता हूँ बच्चों बाय बाय। आप अपने जवाब जल्द से जल्द सबमिट करें और आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बता देता हूँ केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी ये 5 प्रकार की: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये आपकी 5 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम अपने अगले वीडियो में। इसके साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त। बाय बाय।